प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास 10th की बात करते हैं। टॉपिक चल रहा था आपका वॉइस। अधिक बात न करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूं। एक बात आपसे यहां सभी से कहता हूं कि आप अधिक से अधिक इन ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाएं, जिससे कि आप सभी विद्यार्थियों को यहां विद्यालय प्रबंधन, हमारे डायरेक्टर महोदय कुछ ना कुछ और करने का प्रयास करें। आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे, हम कैसे आपके लिए फिर प्रयास करेंगे। आप अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो, लाभ उठाओ, अपनी पढ़ाई को उसी प्रकार से सुनिश्चित करो जिस प्रकार से आप पहले से करते आ रहे हो, जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासेज में किया जाता है। यदि आप यहां अधिक से अधिक इन क्लासेज का लाभ उठाओगे, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारे सर आपके लिए और कुछ इनोवेटिव कार्य करेंगे, जिससे कि आप घर पर बैठ करके अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को सुचारू रख सकें, अपने अध्ययन के प्रति आप सचेत रह सकें। ओके डियर्स, यहां बात करते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस आपका टॉपिक चल रहा था। वॉइस में आपको कई रूल्स यहां लिखा चुका हूं और आपका रूल चल रहा था इंपेरेटिव सेंटेंस सभी का। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यहां बात कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस के पहले नियम की, और मैंने उसमें लिखाया कुछ नहीं था, एक आपको फॉर्मूला बनाया था, एक सूत्र जैसा आपको दिया था कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आपको जो आता है वो क्या आता है, एमबी फर्स्ट, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आता है ईटीसी, जिसको आप समझ चुके हैं। ये फॉर्मेट एक्टिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें लेट आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस आपका बी लिखना पड़ेगा, प्लस एमबी थर्ड लिखना पड़ेगा, और फिर जाकर के आपका इत्यादि ईटीसी दिया हुआ आएगा। ये बात कर की गई थी आपको पिछले वीडियो में। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का सेकंड, कि सेकंड जो नियम है वो किस प्रकार से आपको यहां आता है। प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड जो आपका फॉर्मेट या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा आप ध्यान दीजिए। एक्टिव वॉइस में आपको सबसे पहले डोंट आएगा, डोंट नहीं आएगा तो क्या आएगा, डू नॉट। इन एक्टिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट डोंट और डू नॉट, देन एमबी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी। कहने का मतलब आपको एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट ऐसा मिलेगा। और जब इस प्रकार के सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट, यदि आपको डोंट आता है, डू नॉट आता है, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर ईटीसी आता है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेट लिखना है। ये ध्यान रखिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इस प्रकार के सेंटेंसेज में कर्ता बिल्कुल नहीं होता है। You will not find any subject in these type of sentences because these type of sentences are imperative and generally these sentences are begun from the first form of the main verb. Here you will get don't before the first form of the main verb, and before it you will get please or kindly, or you will get let at first. लेट के बाद आप लिखोगे पीछे से ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म को उठा के लाओगे। कर्म के बाद फिर लिखते हैं बी। क्या लिखते हैं, बी। लेकिन इससे पहले क्या लिखेंगे, नॉट, और फिर लिखेंगे बी, नॉट बी। ध्यान रखना, डू नॉट या डोंट आता है तो हम नॉट बी लिखते हैं और डोंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। वी रिमूव डोंट फ्रॉम एक्टिव वॉइस। We write let at first, then object, then not and be.
प्लस नॉट बी के बाद एम बी फर्स्ट को किस में बदलेंगे, एम बी थर्ड में, और प्लस ईटीसी। प्रिय विद्यार्थियों, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट कर्म, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ईटीसी, इस प्रकार से लिखते हैं। तो आपका यहां मैं उदाहरण देता हूं, मैंने आपको उदाहरण दिया था डोंट डू इट। मैंने एक्टिव वॉइस में एक उदाहरण दिया था, कौन सा, डू इट, ये दिया था। डू मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और इट कर्म। अब क्या आ गया, डोंट डू इट, डोंट डू इट। तो यहां आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले लेट, उतारना नहीं, अभी यहां तक उतारना है, यहां तक उतारना है, अभी ये नहीं उतारना है। हम यहां दूसरा नियम और जानेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, और लेट के बाद फिर कर्म कौन सा है, इट। फिर क्या लिखेंगे, नॉट बी, क्योंकि डोंट आ गया, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। यदि आपको इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो हम इसको हटा देते हैं, ये ऐसे आता है तो लेट इट बी डन। लेकिन ऐसे आपको आ गया तो हम क्या लिखेंगे, लेट इट नॉट बी डन। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बनेगा। अब बात करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस का एक प्रकार पैसिव वॉइस और बनता है। वो क्या बनता है, यू आर forbidden to plus rest of the sentence। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब होता है शेष वाक्य, यानी वाक्य का शेष भाग। ये दोनों में से आप किसी भी प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हो। यदि आपको सेंटेंस डोंट से प्रारंभ आता है, डू नॉट से प्रारंभ आता है, फिर एम बी फर्स्ट आता है, फिर आपको ऑब्जेक्ट आता है, फिर ईटीसी आता है, तो पैसिव वॉइस में आप सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्लस नॉट बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ईटीसी लिखोगे। और पैसिव वॉइस में आप क्या लिखोगे, यू आर फोरबिडन टू रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों में से किसी प्रकार से एक्टिव से पैसिव बदल सकते हो। बात यह आती है, बोर्ड एग्जाम में आपको दोनों पैसिव नहीं बदलनी है कि आपने एक सेंटेंस आ गया आप ऐसे भी बना दिया ऐसे भी नहीं, आपको केवल एक ही प्रकार से बनानी है जो आपको अच्छा लगे। दूसरी बात, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में यहां आपको ये सेंटेंस आ गया और लेट दिया हुआ आ जाता है, डॉट 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 कर देता है, यानी कि आपको यहां बाध्य कर दिया कि आप निश्चित रूप से लेट से ही वाक्य को बनाओगे। और यदि आपको यू आर फॉरवर्डन ऐसे आ गया, यू आर और डॉट 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 ऐसे आ गया, तो आप बाध्य कर दिए कि आप केवल किससे बनाओगे, यू आर फॉरवर्डन टू से बनाओगे। ओके डियर्स, इस प्रकार से आपको बनाना है। मैं यहां वाक्य लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस का। डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, ये आ गया। सबसे पहले डोंट ये रहा, प्ले द फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब, क्रिकेट द ऑब्जेक्ट। If you change the sentence into passive voice, then you have to write let at first, then object, and object is here cricket, let cricket, then be. But my dears, यहां क्या लगाओगे, not be, because here is don't. क्या लिखोगे, not be। फिर क्या लिखोगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले। यदि आप चाहते हो इस प्रकार से वाक्य न बने तो आप दूसरे प्रकार से भी बना सकते हो, और वो दूसरा प्रकार कौन सा है, यू आर फोरबिडन
टू, डोंट को हटाइए और शेष लिख दीजिए प्ले क्रिकेट। प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू राइट हेयर यू आर फोरबिडन देन यू विल नॉट अप्लाई हेयर नॉट। कहने का मतलब यदि आप यू आर फोरबिडन से सेंटेंस को बनाते हो, इस एक्टिव को पैसिव में बदलते हो, तो फोरबिडन के बाद आपको नॉट नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है नॉट? बिकॉज फोरबिडन इज ऑलरेडी ए नेगेटिव वर्ड। क्योंकि फोरबिडन पहले से ही कैसा शब्द है? नकारात्मक अर्थ लेते हैं। तुमसे क्रिकेट खेलने की मना की जाती है, मना कर रहा है। नॉट, फोरबिड। मैंने नरेशन में भी बता दिया था नरेशन में भी बता दिया था फोरबिड, फोरबिड। आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फोरबिडन, फोरबिड माने होता है मना करना, फर्स्ट फॉर्म, फोरबिड सेकंड फॉर्म, और फोरबिडन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। आप इसको कॉपी कीजिए। मैं एक दो उदाहरण इसके और लिखता हूं, या आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हट गया। ओके डियर्स, दूसरा सेंटेंस। एक्टिव की बात करते हैं। डोंट, मैंने बता दिया एक्टिव वॉइस में इस प्रकार के वाक्य डोंट से प्रारंभ होंगे, और डोंट के बाद आपको आता है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको आएगा ऑब्जेक्ट। डोंट ओपन द विंडो, खिड़की को मत खोलो। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लिखोगे? यहां लिखोगे लेट द विंडो, फिर क्या लिखोगे? नॉट बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन। दूसरा पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यह दूसरा पैसिव क्या होगा आपका? लेट, सॉरी, यू आर फोरबिडन टू, डोंट को हटा दीजिए, ओपन द विंडो। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बनेगा। ओके डियर्स, यहां आप इसको कॉपी कीजिए। ये आपका दूसरा प्रकार हो गया। दोनों में से ये बनाइए, ये बनाइए, दोनों सही है। अब आता है तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार कैसा होता है कि आपको यहां एक्टिव वॉइस में ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या मिलेगा? प्लीज। और प्लीज नहीं मिलता है तो क्या मिलता है? काइंडली। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विशेष ध्यान देना है। प्लीज या काइंडली आपको शुरुआत में नहीं मिलता है तो पीछे पीछे मिल सकता है। जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ऐसे मिल सकता है। या प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ऐसे हो सकता है। प्लीज पीछे दिया, ये एक्सेंट है। द एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग द सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस। अंग्रेजी वाक्य को बोलने का जो लहजा है, जो तरीका है, वो यहां काम करता है। प्लीज जब आ रहा है शुरुआत में आ सकता है, कृपया मेरे लिए गिलास पानी लाइए, या बाद में आ सकता है ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, हेल्प मी प्लीज। ये एक्सेंट है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। लेकिन आप किसी को बहुत ही ज्यादा निवेदन कर रहे हो और आप प्रार्थना में बहुत ज्यादा इंप्रेशन डाल रहे हो, आप आग्रह डाल रहे हो उसमें, तो उस स्थिति में आप प्लीज को पीछे लिख सकते हो।
प्लीज या काइंडली प्लस MB फर्स्ट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ETC डायरेक्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसिव जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि शेष बाय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसमें प्लीज या काइंडली को क्या कर दोगे? हटा दोगे। क्यों हटा दोगे? क्या कारण है कि हम प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं? कारण यह है कि हमने प्लीज या काइंडली के स्थान पर क्या लिख दिया है? रिक्वेस्टेड, इसलिए हम इसको हटा देते हैं और टू रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी टू के बाद मुक्त क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऐसी ऐसी लिख दी जाती है और शेष भाग को लिख देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं एक्टिव में। प्लीज लुक इनटू माई प्रॉब्लम, ये आ गया सेंटेंस। कृपया लुक इनटू माने देखो, इनटू माई प्रॉब्लम मेरी समस्या में, मतलब मेरी समस्या की ओर आप झांको, मेरी समस्या में आप देखो। प्लीज प्लीज लुक इनटू माई प्रॉब्लम, कृपया मेरी समस्या में देखो। जैसे आपको पैसिव बनाना है तो देखिए यहां क्या है? प्लीज आ गया, इसको हटा देते हैं। क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड, फिर क्या लिखोगे? टू, और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर दोगे, लुक इनटू माय प्रॉब्लम। इस प्रकार से बनेगा। मैं एक दूसरा सेंटेंस और लिखता हूं यहां, आप भी बनाने की कोशिश करो। काइंडली कंफर्म द नंबर, कृपया नंबर की जांच करें। आप इसका पैसिव बनाओगे, काइंडली को क्या कर दोगे? हटा दोगे, और क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहां क्या लिख दोगे? कंफर्म द नंबर, कंफर्म द नंबर, यानी कि आप इस प्रकार से सेंटेंस बनाओ। कोई भी सेंटेंस बाद में आ जाता है, मान के चलिए प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे आपको सेंटेंस, इधर देखिए आपको ये ओपन द विंडो दिख रहा है, इससे पहले मैंने लिख दिया प्लीज, प्लीज ओपन द, डोंट नहीं है, प्लीज ओपन द विंडो, तो आप क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, इस प्रकार से हो जाएगा। यदि मान के चलिए आपके दिमाग में एक प्रश्न और हो सकता है, सर कि क्या डोंट भी आ सकता है? भाई प्लीज के बाद डोंट भी तो आ सकता है, जैसे कि आप बात करते हैं प्लीज डोंट ओपन द विंडो, ये आ गया, फिर क्या लिखोगे? तो ध्यान रखना है यही की यही लिखना है, लेकिन टू से पहले क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है, और प्लीज और डोंट दोनों को हटा देना है। क्यों? क्योंकि डोंट के स्थान पर हम नॉट लिख चुके हैं और प्लीज के स्थान पर क्या लिख चुके हैं? रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं। क्या लिखोगे? जैसे डोंट, प्लीज डोंट ओपन द विंडो कैसे बनाओगे? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द विंडो, टू नॉट नहीं, नॉट टू ओपन द विंडो। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे आपका एक्टिव है प्लीज डोंट गो देयर, कृपया वहां मत जाओ। प्रिय विद्यार्थियों, गो एक ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है। कभी भी गो के बाद में आपको कर्म नहीं मिलेगा,
गो इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया है। यदि कर्ता के बाद ये गो आता है ना, तो कभी भी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि गो के बाद टू आता है और टू के बाद में फिर वो स्थान आता है, ना कि कर्म। कर्म नहीं आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, स्थान आता है। लेकिन इन इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि गो आता है तो उसका आप एक्टिव से पैसिव बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से आपका ऑब्जेक्ट है वो छुपा हुआ रहता है कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को जाने के लिए या नहीं जाने के लिए कह रहा है। तो यहां आप क्या लिखोगे? जैसे कि आई गो टू मार्केट, आई वेंट टू जयपुर, तो इसमें गो या वेंट के बाद में स्थान आ गया, मैं करता आ गया, दूसरा कर्म नहीं है कहीं भी। लेकिन यहां प्लीज डोंट गो देयर, तो यहां आपको स्पष्ट रूप से लग रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो किसी ना किसी व्यक्ति को कह रहा है कि कृपया वहां मत जाओ। तो आप इसका पैसिव में चेंज करोगे, प्लीज को क्या कर दोगे? हटा दोगे, और डोंट को भी हटा दोगे। क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज आएगा तो रिक्वेस्टेड लिखना है, और डोंट आएगा तो क्या लिखना है? नॉट टू। और गो देयर का क्या लिखोगे? गो देयर। मान के चलिए आपका सेंटेंस ऐसे होता, इस प्रकार से होता, डोंट गो देयर, तो आप क्या बनाते? यू आर फोर्बिडन टू गो देयर, यू आर फोर्बिडन टू गो देयर। और सेंटेंस ऐसे होता, प्लीज गो देयर, तो बनता यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। लेकिन दोनों ही आ गए, प्लीज और डोंट, तो कैसा बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा आपका। एक सेंटेंस और लेते हैं एक्टिव वॉइस में, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। पैसिव वॉइस जब बना रहे हैं तो प्लीज को क्या कर देंगे? हटा देंगे, और क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। ध्यान रखिए, प्लीज के बाद हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पीछे कर्म आएगा। कर्म जरूरी नहीं है आए या ना आए, नहीं भी आ सकता। कर्म तो ये भी है, ए ग्लास ऑफ वाटर इत्यादि नहीं है, इत्यादि ईटीसी नहीं आया इसमें। दो कर्म आए, डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है ये। एक कर्म तो मी, यानी कि आ गया आपका सजीव कर्म, और एक आ गया आपका निर्जीव कर्म, ग्लास ऑफ वाटर। ए ग्लास ऑफ ऑफर लगना है, ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आप कैसे बनाओगे? यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा दोगे, प्लीज को हटा दोगे, ब्रिंग का क्या लिखोगे? ब्रिंग। हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है इसमें, क्योंकि थर्ड फॉर्म हम पैसिव में लिख चुके हैं। आपका एक प्रश्न होता है सर फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यहां क्यों नहीं? क्योंकि यहां पहले ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग या किया जा चुका है। यू आर रिक्वेस्टेड, ये थर्ड फॉर्म आ चुकी है। तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर। इस सेंटेंस को आप कॉपी कीजिए, उतारिए, या आप वीडियो को पॉज कीजिए। यदि आप वीडियो को पॉज नहीं करते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इस सेंटेंस को आप बना सकते हो। ओके डियर्स, मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि बार बार मैं बीच में आता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है। जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, चार की बात होती है यहां देखिए, नंबर 4 में एक्टिव वॉइस जो है उसका, एक्टिव वॉइस का, आपका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा और पैसिव वॉइस का कैसा होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले लेट आपको आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एमबी फर्स्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ईटीसी आएगा।
कहने का मतलब इस प्रकार के वाक्य में आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा, दो कर्म आपको यहां मिलेंगे। कौन कौन से दो कर्म मिलेंगे? एक तो लेट के जस्ट बाद और एक ये वाला एम बी फर्स्ट के बाद। दो कर्म आए हुए हैं क्योंकि इसमें क्रिया भी दो हैं, एक लेट है और एक ये है। लेट अपने आप में मुख्य क्रिया है और ये सहायक क्रिया का काम भी कर रही है यहां। लेकिन या कह सकते हो बेयर इनफाइनाइट वर्ब, बेयर इनफाइनाइट वर्ब है लेट, लेट है, हेल्प है, मेक है। ओके डियर्स, ये ऐसी हैं जो बेयर इनफाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, यानी कि इनके बाद टू एम बी फर्स्ट नहीं आता कभी भी। आगे चलते हैं, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो कर्म आता है ये कर्म कैसा होता है डियर्स? सजीव। और ये जो कर्म है ये कर्म कैसा होता है? निर्जीव। और कह सकते हो सजीव भी। ये कर्म आपका सजीव आएगा, लेकिन ये कर्म आपका निर्जीव भी हो सकता है और वर्ब के अनुसार ये सजीव भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ सजीव कर्म भी आ सकते हैं। लेकिन अधिकतर या सजीव कर्म आता है या निर्जीव कर्म आता है। यदि इस सेंटेंस को आप पैसिवाइज करोगे यानी कि पैसिव में बदलोगे तो लेट के नीचे क्या लिखोगे? लेट। और इसके बाद में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा लिखोगे? सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला। ये कौन सा है? सेकंड, यानी पीछे वाले कर्म को लिखोगे। प्लस आप लिखोगे बी। क्या लिखोगे? बी प्लस एम बी फर्स्ट को बदलोगे एम बी थर्ड में। ओके डियर्स, लेट ऑब्जेक्ट, जैसे कि लेट मी प्ले क्रिकेट, आप क्या लिखोगे? लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई, पहले वाले कर्म को लिख दोगे। एम बी थर्ड और बाई लगा करके फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे कौन सा? पहले वाला। और प्लस क्या लिखोगे? ईटीसी। ध्यान देना है इसकी तरफ कि लेट के नीचे लेट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। फिर क्या लिखोगे? बी। और बी के बाद एम बी फर्स्ट को किस में बदलोगे? एम बी थर्ड में बदलोगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आप एम बी फर्स्ट को एम बी थर्ड में बदल दोगे। एम बी थर्ड के बाद यू विल राइट हियर बाई, और बाई के बाद फिर क्या लिखोगे? पहले वाला ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, ये कर्म को कर्ता नहीं बनाना है, कर्म का कर्म ही लिखना है, लेकिन लिखना है बाई लगा करके। और फिर क्या लिखोगे आप? ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या होता है? इत्यादि लिखोगे। ओके डियर्स, यहां बात करते हैं उदाहरण की। एक्टिव वॉइस में उदाहरण मैंने अभी बोला था, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। ये लेट आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये एम बी फर्स्ट आ गया, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा आ गया? क्रिकेट। यानी कि ये सजीव कर में निर्जीव कर इत्यादि इसमें नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिकेट एक खेल का नाम है। यहां क्रिकेट किसका नाम है? खेल का नाम। वैसे क्रिकेट माने झींगुर भी होता है, झींगुर नहीं होते घरों में। क्रिकेट माने क्या होता है? झींगुर भी होता है, लेकिन यहां क्रिकेट का मतलब क्या है? खेल का नाम है। क्रिकेट जो कहां डेवलप हुआ था, कहां इन्वेंट हुआ था? ये आपका ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। वहां के प्रिंस खेला करते थे क्रिकेट। और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में 1 ओवर 8 गेंदों का होता था और ब्रिटेन में 1 ओवर 6 गेंदों का होता था। बाद में आईसीसी का निर्माण हुआ और 1 ओवर 6 गेंदों का किया गया। चलो हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। लेट ऑब्जेक्ट मी, एम बी फर्स्ट प्ले, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। मी माने मुझे, मुझे क्रिकेट खेलने दो। ये कैसा कर्म है? सजीव। और ये कैसा कर्म है? निर्जीव कर्म है। तो यहां बात करते हैं, सबसे पहले लेट के नीचे क्या लिखोगे? लेट। क्या लिखोगे? लेट प्लस फिर क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट, यानी पीछे वाला। कौन सा ऑब्जेक्ट है यहां? लेट क्रिकेट।
फिर क्या लिखोगे, बी प्लस एम बी थर्ड। एम बी थर्ड क्या है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेट। लेट क्रिकेट बी प्लेड। फिर क्या लिखोगे, बाई और पहले वाला कर्म कौन सा है, मी। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। बाई आई नहीं लिखना, ध्यान रखना। आफ्टर बाई प्रिपोजिशन वी नेवर राइट आई। आफ्टर एनी ऑब्जेक्ट, after by preposition we write any object, we never write any subject after by preposition। कहने का मतलब by preposition के बाद हमेशा हम क्या लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं, कर्ता को नहीं लिखते। जैसे कि by I, by he, by she, ये नहीं लिखा जाता। by me, by her, by him, इस प्रकार से इसमें लिखा जाता है। let cricket be played by me, इस प्रकार से। ओके डियर्स, मैं और उदाहरण लिखता हूं। जैसे कि यहां बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। लेट हर कुक राइस, उसे चावल पकाने दो। लेट हर ऑब्जेक्ट कर्म, सजीव कर्म, कुक एमबी फर्स्ट, और राइस चावल ये क्या हो गया आपका निर्जीव कर्म। यदि आप इसका पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट, और पीछे से कर्म को लाओगे कौन सा, राइस। फिर क्या लिखोगे, बी, लेट राइस बी, और एम बी फर्स्ट को एम बी थर्ड में बदलोगे। कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक। ध्यान रखना, कुक क्या है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। प्रिय विद्यार्थियों, कुक नाउन भी होती है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो नाउन का काम भी करते हैं और वर्ब का काम भी करते हैं। यहां उदाहरण देखते हैं। देखिए, वर्क, वर्क मीन्स कार्य भी होता है और कार्य करना भी होता है। जब ये कार्य होता है तो ये वर्क बोलेगा, और कार्य करना होगा तो वर्क, वर्कड, वर्कड ऐसे होगा। इसी प्रकार से कुक माने रसोईया, खाना पकाने वाला भी होता है। और यदि इसको वर्ब की बात करते हैं तो कुक, कुकड़, कुकड़ होगा। इसी प्रकार से WATER, वाटर माने क्या होता है, पानी, जो नाउन है, संज्ञा है, वाटर माने पानी, लेकिन ये वर्ब का काम करेगी तो वाटर्ड, वाटर्ड एंड वाटर्ड होगी। वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड यानी कि पानी देना। सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वाटर्ड, वाटर्ड। और इस जैसे कि मिल्क, मिल्क माने क्या होता है, दूध, जो नाउन है, लेकिन मिल्क एक वर्ब भी है, मिल्कड, मिल्कड, जिसका मतलब होता है दूध निकालना, दूध काढ़ना, मिल्क कहलाता है। दूध निकालना मिल्क कहलाता है। ही इज मिल्किंग द काउ, वह गाय का दूध निकाल रहा है, गाय को दो रहा है। इस प्रकार से ये बनते हैं। यानी कि देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एनी नाउन एंड वर्ब। ऐसे बहुत शब्द हैं जो नाउन को और वर्ब को दोनों को इंडिकेट करते हैं। जहां जैसी जरूरत होती है वहां उनका उपयोग ले लेते हैं, काम में ले लेते हैं। लेट राइस बी कुक्ड, बाई लगा करके आप क्या लिखोगे बताइए, यहां हर, HER। बाई सी में आप नहीं बदलोगे। ये बन गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए इसको जल्दी से जल्दी। कुछ बच्चों का यहाँ एक प्रश्न और हो सकता है, सर यहाँ सजीव कर्म है जो दोनों वाक्यों में आया हुआ है, यहाँ निर्जीव कर्म भी आता है जो दोनों वाक्यों में, राइस और क्रिकेट, लेकिन आपने बताया था कि सजीव कर्म भी यहाँ हो सकता है। तो एक सेंटेंस आपको ऐसा देख लेते हैं जिसमें सजीव कर्म भी होता है। जैसे उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज कर लेना, तब उतार लेना। जैसे मैं एक्टिव की बात करता हूं, लेट मी टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाने दो, इस प्रकार का सेंटेंस है। लेट मी टीच यू। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं लेट और ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, मी, मी यानी कि मुझे। टीच क्या हो गया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहां दोनों ही कर्म, मुझे तुम्हें पढ़ाने दो,
तो यहां मैं सजीव कर्म और तुम भी सजीव कर्म, दोनों ही सजीव हैं, मैं और तुम। यहां पैसिव की बात करते हैं, क्या लिखोगे? लेट, पीछे वाले कर्म को लाओगे, ये यू लिख दोगे। ध्यान रखना ये कर्म है और यहां भी कर्म लिखना है, कर्ता नहीं लिखना है। ध्यान देना है ये सेंटेंस इंपेरेटिव हैं, इनमें किसी भी कर्म को कर्ता में नहीं बदलना है। यू विल नॉट चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट in imperative sentence because imperative sentences do not have any subject in them. They have only the first form, the main verb and the object. वो केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और कर्म रखते हैं। पैसिव वॉइस में भी वो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म रखते हैं और कर्म रखते हैं। लेट यू, फिर क्या लिखोगे? बी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या लिख दोगे? टॉट, बाय लगा करके फिर क्या लिख दोगे? मी लिख दोगे। भाई लेट लिखोगे, पीछे से यू को उठा के लाओगे, फिर बी लिखोगे, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होगी और बाय लगा करके मी लिख दोगे। आशा करता हूं ये आपको यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में आराम से अपनी समस्या को लिख सकता है और उसकी समस्या 1 घंटे में ही समाधान कर दी जाएगी यदि वो कमेंट बॉक्स में उसको लिखता है तो। और इफ यू वांट टू कॉल मी देन यू कैन कॉल करना चाहते हैं कॉल भी कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको समाधान करके बता दूंगा। इसके बाद एक नोट डालना है, यदि फर्स्ट पार्ट मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला भाग, इंपेरेटिव सेंटेंस तो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये चौथा भाग है लेट वाला, और इससे पहले का तीसरा भाग कौन सा था? प्लीज या काइंडली वाला, और दूसरा भाग कौन सा था? डोंट वाला। तो इसमें आप क्या करोगे प्रिय विद्यार्थियों? डोंट वाला नहीं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाला यदि आपको भाग मिलता है, पार्ट मिलता है, पहला वाला पार्ट, उसमें यदि फर्स्ट पार्ट में एम बी फर्स्ट से पहले ऑलवेज या नेवर आता है तो पैसिव वॉइस में इसे किसे? ऑलवेज आता है ऑलवेज को, नेवर आता है नेवर को। इसे बी से पहले लिखते हैं, यानी कि बी से पहले ऑलवेज और नेवर आप इसमें लिख दोगे। बी से पहले मैं एक उदाहरण यहां देता हूं, जैसे अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां, जैसे कि टेल ए लाई, झूठ बोलो। अब ये इसमें क्या आ गया? टेल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ए लाई ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसे बनाओगे क्या? वो लेट ए लाई बी टोल्ड, ऐसे। लेकिन आपको आ गया सेंटेंस नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो आपका पैसिव क्या बनेगा? मैंने बताया था यदि नेवर आता है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इफ यू फाइंड ऑलवेज और नेवर बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द main verb, then write never, write always or never before be in पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिए,
इफ यदि आपको ऑलवेज या नेवर बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले मिलता है, देन राइट ऑलवेज, तो ऑलवेज को या नेवर को लिख दीजिए बिफोर बी इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बी से पहले। अब इसी में जैसे कि सेंटेंस आ गया नेवर टेल ए लाई, यानी कि कभी झूठ मत बोलो, तो आप क्या लिखोगे इसमें बताइए। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट, क्योंकि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है। लेट कर्म क्या है, ए लाई, फिर नेवर, फिर बी, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। यानी कि जिस प्रकार से आपका डोंट आ गया और डोंट को हटा करके नॉट को कहां लिखते हैं, बी से पहले, उसी प्रकार नेवर को कहां लिखेंगे, बी से पहले। और ऑलवेज आता है यहां, तो हम बी से पहले क्या लिख देते हैं, ऑलवेज। लेकिन एक चीज यहां आपको विशेष ध्यान देनी है, डोंट वाले सेंटेंस जो है, डोंट आ गया मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कर्म आ जाता है, डोंट वाले सेंटेंस में आप दूसरी विधि और अपना सकते हो, वह है फोरबिडन। यू आर फोरबिडन, बट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड नेवर बिफोर द फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, you will not change the sentence into passive voice as you are forbidden। कहने का मतलब यदि never आता है यहां, तो आपको एक विधि से ही बनाना है, वो है let be वाली विधि। be जैसे don't आ गया, उसमें हम लिखते हैं you are forbidden to, उस प्रकार से नहीं बनाना है। जैसे क्यों, क्योंकि डोंट मान होता है मना करना, और नेवर मीन्स होता है हमेशा के लिए मना करना, यानी कि कभी नहीं। नेवर आने पर यू आर फोरबिडन से आप सेंटेंस नहीं बनाओगे, आप इसी प्रकार से सेंटेंस बनाओगे। जबकि डोंट आने पर आप इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हो तो बी से पहले नॉट लगा दोगे, और इस प्रकार से नहीं बनाते हो तो आप यू आर फोरबिडन टू से भी बना सकते हो। ओके डियर्स, यहां बात की जा रही है, अगला रूल जो यहां है, अगला नियम है, वो क्या है। ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। अब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी केवल और केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, कर्म नहीं आता है, फिर क्या करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कर्म नहीं, और कभी कभी तो कहता हूं ईटीसी इत्यादि भी नहीं आते हैं, तो फिर क्या करेंगे। फिर ऐसी स्थिति में आप सेंटेंस को अलग प्रकार से बनाओगे। यहां लिखते हैं अगला नियम, रूल नंबर, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में केवल एमबी फर्स्ट आती है या एमबी फर्स्ट प्लस ईटीसी आता है, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं आता है, तो निम्न प्रकार पैसिव वॉइस बनाते हैं। आप यहां इंग्लिश में लिख सकते हो, इफ देयर इज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब in active voice, or
फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी, देन या एक और लिख लीजिए, इन इंपेरेटिव सेंटेंस, इन imperative sentence, then we change the sentences into passive voice with the help of फॉलोइंग रूल्स। यदि मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, या फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी आता है, कर्म नहीं आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो हम चेंज बदलते हैं द सेंटेंसेस, उन वाक्यों को इनटू पैसिव वॉइस में विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रूल्स, निम्नलिखित नियमों की सहायता से। हिंदी में मैंने आपको लिख दिया है, इंग्लिश में भी आपको लिख दिया है कौन कौन से नियम हैं जिनकी आपने उतार लिया होगा मुझे लगता है, कौन कौन से नियम हैं जो आपको लिखने हैं। देखिए यहां आप पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलोगे, आप लिखोगे यू आर ऑर्डर टू प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, यानी कि शेष शब्द जो हैं उनको लिख दोगे। ये कब लिखना है, ये कब लिखना है, ये हिंदी मीडियम का लिखना है, इंग्लिश मीडियम को ऊपर लाइन लिखनी है, हिंदी मीडियम को पूरी लाइन लिखनी है, यू आर ऑर्डर टू प्लस शेष शब्द। इंग्लिश मीडियम को लिखना है यू आर ऑर्डर टू रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। ये कब लिखना है, जब आपका भाव जो है, प्रिय विद्यार्थियों, आपका भाव यदि आदेश वाला होता है तो ये लिखना है। क्या लिखोगे इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड, से शब्दों को लिखोगे। और तीसरा है यू आर एडवाइज्ड टू प्लस शेष, चलिए शेष लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यदि आपको वाक्य में आदेश का भाव होता है यू आर ऑर्डर टू, शेष लिख दोगे। यदि आपको प्रार्थना का भाव होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस शेष लिखोगे। यदि आपको सलाह का भाव होता है तो यू आर एडवाइज टू प्लस शेष लिखोगे। और यदि आपको वाक्य के भाव का पता नहीं चलता है या तीनों ही भाव उत्पन्न होते हैं तो आप लिखोगे यू आर आस्क्ड टू प्लस शेष। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं यू आर आस्क्ड टू प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, यानी कि शेष शब्द। मैं यहां एक सेंटेंस आपको लिखता हूं एक्टिव वॉइस का, ध्यान रखिए। वाक्य में ध्यान ये रखना है कि वाक्य ही कहेंगे उसको, माना कि एक ही शब्द आएगा, एक वर्ब आएगी केवल, और एक वर्ब ये भाव उत्पन्न करेगी कि भाव आदेश का है, प्रार्थना का है, आपका भाव उसमें सलाह का है, प्रार्थना का है, ये एक शब्द ही बताएगा। और उसी शब्द, वही शब्द ये बताएगा कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को आदेश दे रहा है, किसी को सलाह दे रहा है या किसी को वो प्रार्थना कर रहा है, वो बताएगा उसमें। दूसरी बात यह हम करते हैं, यदि आपको भाव का पता नहीं चल पाता है तो यहां लास्ट है यू आर आस्क्ड टू प्लस शेष लिख दोगे। ध्यान देना इधर थोड़ा सा, यहां आता है मान के चलिए अटैक, ये आ गया, हमला करो। कोई ना कोई कमांडर है, कोई सेनापति है, अपनी सेना को वो क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है कि हमला करो।
तो निश्चित रूप से वो प्रार्थना थोड़ी कर रहा है कि हमला करो, ऐसे प्रार्थना कर रहा है सेनापति कि हमला करो भाई, नहीं, वो क्या दे रहा है, आदेश। तो आप पैसिव वॉइस में बदलोगे, कैसे लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड, ORDER, ऑर्डर्ड टू अटैक। ऐसे नहीं आता है, मान के चलिए आपको आ गया फायर। फायर माने क्या होता है, हमला करो, तो आप क्या लिखोगे पैसिव वॉइस में, देखिए एक शब्द है मात्र, वर्ब है हमला करना, और ये पूरा का पूरा शब्द है, पूरा सेंटेंस का निर्माण कर रहा है कि अटैक, हमला करो। इंपेरेटिव सेंटेंस में फायर, हमला करो, लाठी डंडों से पत्थरों से हमला करने के लिए अटैक का प्रयोग करते हैं, और ऐसे हथियारों से जो आग उगलते हैं, डायनामाइट होता है, उससे हमला करने के लिए फायर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर, ध्यान रखना है। ये सेंटेंस ये 12वीं क्लास में सन 2007 में ये फायर वाला सेंटेंस ये आ चुका है। 12वीं क्लास में पहले ये टॉपिक था पैसिव वॉइस का, अब नहीं है, अब 12वीं क्लास में नहीं है, 10वीं क्लास में है, बोर्ड क्लास में। तो 10वीं क्लास लास्ट है पैसिव वॉइस का बोर्ड के अनुसार, तो ये सेंटेंस आपको आ सकते हैं। दूसरी बात, इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको अपने सिलेबस में, अपनी किताब में दिए हुए हैं, और जो उदाहरण आपको किताब में दिए हुए हैं वो सभी उदाहरण आपको यहां लिखने हैं। जैसे कि मैं यहां एक सेंटेंस लिखता हूं एक्टिव वॉइस का, जैसे कि गो, ये आ गया, जाओ, तो बताइए कौन सा भाव है, आदेश का, प्रार्थना का भी हो सकता है, चलो प्रार्थना का होता तो प्लीज या काइंडली होता, लेकिन सलाह का भाव भी हो सकता है, जाओ जाओ जाओ। ये दोनों बता रहा है, सलाह भी बता रहा है, ये आदेश भी बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस आप जब बनाओगे, बदलोगे, तो कैसे बनाओगे, यू आर, और ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है गो, ये कभी भी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बट यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में ये आता है तो पैसिव वॉइस बन जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस गो इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, इसकी पैसिव नहीं बनती है, लेकिन इंपेरेटिव में आने पर इसकी पैसिव वॉइस बन जाती है। दूसरी हम बात करते हैं, यदि आपको ये गो क्रिया आती है, इंपेरेटिव साधारण वाक्यों में भी आती है, तो भी इसकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, लेकिन इसके बाद टू प्रपोजिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टू प्रपोजिशन जब होता है तो ये किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करता है, फिर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि क्रिया, स्थान व्यक्त करने वाले क्रिया विशेषण को व्यक्त करती है। अभी तो बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस, क्यों, क्योंकि इसमें कर्म है, अप्रत्यक्ष है, कोई ना कोई व्यक्ति है, किसी ना किसी व्यक्ति से जाने की कह रहा है, आदेश दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो आप कहना ही लिखोगे, यू आर आस्क्ड, ऑर्डर्ड भी नहीं, पता नहीं चलता है तो आपको आस्क्ड टू गो। ये आपका नियम यहां कंप्लीट हो चुका है। अगले नियम के बारे में हम कल बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, आपका पैसिव वॉइस का बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं। यहां से आपके क्लॉजेज सेंटेंस भी होते हैं, गोइंग टू वाले सेंटेंस होते हैं, इज टू, आर टू, एम टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू वाले सेंटेंस भी होते हैं, क्लॉजेज सेंटेंस भी होते हैं। आपके ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें हम प्रपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। वी अप्लाई सो मेनी प्रपोजिशन आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन द रूल नंबर 4th, but mostly we apply by preposition. I have told you about by preposition in passive voice. पैसिव वॉइस में बाय प्रोपोजिशन के बारे में आपको बता चुका हूं। मैं अपनी क्लास यही समाप्त करता हूं। कल यहां से आगे आपको सेंटेंसेस करवाए जाएंगे, आपको नियम करवाए जाएंगे। ढंग से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, दोनों ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, आपको भविष्य में अपने आप को प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।